आज जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर आपका रहेगा यहाँ पे क्या, अनुवांशिकता। क्या, अनुवांशिकता तथा जैव विकास। आज हम लोग जो है क्या है पढ़ने वाले हैं। अनुवांशिकता तथा जैव विकास जो है आज हम लोग रीड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉपिक भी है। सबसे पहले जानेंगे हम क्या अनुवांशिकता तथा जैव विकास होता क्या है, अनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है, और भिन्नताएं क्या होती है और विविधता क्या होता है। यह तीन टॉपिक जो है हम लोग आज डिटेल्स में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिर अनुवांशिकता किसे कहते हैं, अनुवांशिकता होता क्या है, क्या अनुवांशिकता सभी के लिए जरूरी होता है। आपका कुछ ना कुछ जरूर जवाब आएगा कि यस नो में सभी का जवाब आ सकता है। यस किसी का जवाब आएगा, किसी का नो आएगा, किसी ना किसी का जवाब जो है आएगा कि अनुवांशिकता हमारे लिए जरूरी है। अनुवांशिकता हम किसे कहते हैं, तो अनुवांशिकता जो हम कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनक से दूसरे जनक में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में यह क्रियाएं जो है नियंत्रण होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की क्रियाएं को क्या कहेंगे, हम अनुवांशिकता कहेंगे। यानी साफ तौर पे यहाँ पे जो हम ध्यान देंगे कि अनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है, तो अनुवांशिकता का अर्थ एक ही होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। अनुवांशिकता का अर्थ क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना अनुवांशिकता कहलाता है। यानी सपोज दैट, यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर यह आपके पिताजी हैं, या आपके पिताजी हैं और यह आप हैं, या आपका एक और भाई है और एक और आपका भाई है, आपके यहां हो जाए मम्मी, पापा और मम्मी यहां हो गए आपके, और यह आपके तीन भाई हो गए, मान लीजिए मोहन, सोहन और यहाँ पे रोहन, मोहन, सोहन और रोहन। ठीक है, आपके पिताजी का गुण, आपकी माताजी का गुण, ये तीनों बच्चों में जो है आ जाएंगे। यानी कि किसके वजह से, तो अनुवांशिकता की वजह से। यह गुण का निर्माण कब होता है कि पापा की तरह हम दिखते हैं, लोग हमें बोलते हैं कि आप पापा की तरह दिखते हैं, तो पापा का लक्षण हमारे अंदर आया है। मेरे सोहन भाई को जो है यह मम्मी की तरह दिखता है, किसकी तरह दिखता है, मम्मी की तरह। कौन दिखता है, सोहन दिखता है। तो किसके जैसा गुण पाया है, आपने मम्मी के गुण लिया। यानी कि कुछ ना कुछ रूप, कुछ ना कुछ रूप रेखा, ठीक है, रूपरेखा मान लीजिए आपके माता पिता का आप में समाहित होता है। और यह कब होता है, इस चीज को भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कब यह चीज होता है कि आप अपनी मम्मी की तरह होते हैं या पापा की तरह होते हैं, या इनमें कुछ जो है भिन्नता आ जाती है, यानी मम्मी पापा से भी जो है आप थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों, तो पहले आपको सबसे पहले जो है मैं जिक्र करूंगा, अब यहां ध्यान देंगे अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं। अनुवांशिकता का पिता कौन है, अनुवांशिकता का पिता कौन है, तो अनुवांशिक का पिता का नाम है मेंडल। मेंडल जी जो है अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं, यानी कि अनुवांशिकता का जनक कौन, तो मेंडल। अब हम जानेंगे कि हम अपनी माँ पिता के समान हैं तो कैसे है, ये चीज जानना है हमें कि हम माता पिता के समान है तो आखिर कैसे है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपके मम्मी पापा, ठीक है, जब ये शादी करके आए होंगे तो ये एक दूसरे से जरूर मिले होंगे, और ये जरूर मिले होंगे। अगर ये न मिले होते तो शायद इस धरती पे किसी का विकास नहीं हुआ होता। तो मम्मी पापा अगर एक जगह मिले हैं तो यहाँ पे क्या आए हैं, हम आए हैं। यही बात होती है ना भाई, कि जनन क्रियाएं होंगी तब जो है हम यहाँ पे क्या आएंगे,
सामने आएंगे। यानी कि जब इसे जो होता है, एक मम्मी पापा यहाँ हो गए, तो यह कब निर्माण होता है? तो सबसे पहले ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो किसकी निर्माण होती है? तो इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे पहले युग्मनज की निर्माण होती है। इसकी निर्माण होती है, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज के बाद जो है किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज के बाद जो है भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के बाद जो है किसका निर्माण होता है? तो गर्भाशय का निर्माण होता है। तो जब यह दोनों आपस में जिस दिन मिले हैं तो उस दिन जो एक क्रियाएं हुई है वो किसकी हुई है? युग्मनज की हुई है। जब यह भ्रूण का निर्माण हुआ तो तुरंत होता है किसका? गर्भाशय का निर्माण। तो गर्भाशय के निर्माण में ही जनक का जो है रूपरेखा और गुण, ठीक है, इसमें समाहित हो जाता है। जब यह भ्रूण में बच्चा पलने लगता है, बड़ा होने लगता है, तब जो है इनके सभी गुण यानी मम्मी पापा के सभी गुण जो है इस बच्चे में आना शुरू हो जाता है। और यह क्रिया किसके वजह से होती है? तो डीएनए की वजह से होती है। यह क्रिया किसकी वजह से होती है माय डियर स्टूडेंट? तो डीएनए की वजह से जो है यह क्रियाएं होती है। तो कैसे डीएनए की क्रियाएं होगी? तो यहाँ जो है हम लोग फिर से समझेंगे कि डीएनए की क्रियाएं जो है कैसे होगी। तो सबसे पहले हमारा एक होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। कोशिका में क्या पाया जाता है? तो कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। और यह केंद्रक जो है, केंद्रक किससे के साथ जुड़ा होता है? तो केंद्रक जो है जुड़ा होता है अपना क्रोमोसोम के साथ। किसके साथ जुड़ा होता है? तो केंद्रक जुड़ा होता है, मान लीजिए केंद्रक हुआ, और इस केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम पाया जाता है। और केंद्रक में यह क्या होता है? क्रोमोसोम निर्माण होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम क्या होता है कि निर्माण होता है। इस केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो यही क्रोमोसोम एक्स टाइप का ऐसे ऐसे आपको क्रोमोसोम फिगर में आपको मैं दिखाऊंगा। और यह तुरंत किससे जुड़ा हुआ होता है? तो यह जुड़ा होता है आपका डीएनए के साथ। किसके साथ जुड़ा होता है? यह डीएनए के साथ जुड़ा होता है। ये किसके साथ जुड़ा होगा? तो आपका डीएनए के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं होती है, जब यह जनन की क्रियाएं होती है, तो डीएनए जो है, डीएनए किसके साथ जुड़ जाएगा? तो डीएनए क्रोमो के साथ जो है क्या होगा? जुड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए और क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, तो इसमें जो है क्या होता है? सबसे पहले खंडन होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले खंडन होता है। खंडन मतलब समझते हैं? खंडन मतलब समझते हैं कि खंडन मतलब क्या होता है? यानी विखंडन समझते हैं। खंडन विखंडन एक ही चीज है। खंडन विखंडन समझते हैं एक ही चीज है। या टूटते हुए शीशा को देखता है आप, टूटता हुआ शीशा देखें आप, तो अगर शीशा जब धरती पे गिरता है तो वो कई भागों में जो है खंडित हो जाता है या वह विखंडित हो जाता है। तो उसी प्रकार डीएनए और क्रोमोसोम दोनों आपस में क्या होते हैं? विखंडन क्रियाएं करते हैं। और विखंडन क्रिया करने के बाद जो है, विखंडन क्रिया करने के बाद जो है यह युग्मनज का क्या होता है? इसमें निर्माण होता है। तो जैसे ही युग्मनज का निर्माण होगा तो तुरंत यह दो भागों में बटेगा। पहला बटेगा आपका किसमें? तो भ्रूण में, और दूसरा बटेगा आपका किसमें? गर्भाशय में। ठीक है, तो किसमें बटेगा? पहले भ्रूण में और गर्भाशय में। जब गर्भाशय में बच्चा आ जाएगा तो उस बच्चे का, इस माता पिता का गुण जो है किसमें समाहित हो जाएगा? या आपके डीएनए की वजह से इस बच्चे में गुण समाहित हो जाएगा। और यह गुण समाहित होने के बाद, हाँ, इस गुण के समाहित होने के बाद अब इनके सभी गुण यानी कि इस माता पिता के सभी गुण जो है इस बच्चे में आ गया। तो यही क्या होता है? आपका आनुवांशिकता होता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण की क्रियाएं को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। अब इस आनुवांशिकता में बहुत कुछ जो है आपको पढ़ना है, बहुत कुछ जो है आपको पढ़ना है। इसलिए क्योंकि मैं छोटे छोटे भागों में जो है इसे खंडित करके जो है आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना भाग अगर आप स्टडी करिएगा तो थोड़ा सा जो है आपको तकलीफ हो सकती है। ठीक है, अब जो है हम चलेंगे महत्वपूर्ण अब पॉइंट पे। आप देखेंगे कि बुक से भी जानना जरूरी होता है और बुक से जानना हमारे लिए जरूरी है। यह जो फिगर आप देख रहे हैं, यह फिगर किसकी है? तो कोशिका की है। तो फिगर किसकी है? तो कोशिका की। देखिए अच्छा, मतलब फिगर के तौर पे इसे बनाया गया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह
फिगर जो है किसकी है, कोशिका की है। अब यहाँ जो है हम बात करेंगे एक एक करके कि अनुवांशिकता का अर्थ बताइए। अनुवांशिकता का अर्थ जो है क्या होता है, ठीक है। तो यह बोला गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि मूल गुण मतलब क्या होता है, मूल गुण मतलब क्या होता है कि आपके जो शरीर में, हमारे शरीर में जो गुण है वह हमारे बच्चों में वह क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं मूल गुण। या इस मूल गुण को जो है प्रैतिक गुण भी हम कह सकते हैं। इस मूल को क्या कह सकते हैं, प्रैतिक गुण भी जो है हम इसे बोल सकते हैं। यानी कि यह हमारे दादा परदादा से गुण जो है आते आते हमारे बच्चों में भी यह गुण आया है, तो उसे मूल गुण भी हम कह सकते हैं। तो अनुवांशिकता आपने समझा कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण यानी कि स्थानांतरण क्या कहलाता है, आपका अनुवांशिकता कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ कोई दिक्कत 1% की है, यस या नो मुझे जवाब देंगे, नहीं। तो इन गुणों के संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के युग्मकों के द्वारा होता है, युग्मकों के द्वारा होता है, तथा जनकों से अनेक संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मों के माध्यम से प्रैतिक गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। मैंने आपको समझाया कि प्रैतिक गुण क्या होते हैं। प्रैतिक गुण मतलब होता है क्या, आपके दादा परदादा के गुण, आपके दादाजी होंगे, आपके दादाजी होंगे, उनके भी कोई एक पिताजी होंगे, तो इस पिताजी का गुण इस दादाजी में आया, इस दादाजी का गुण आपके पिताजी में आया, और इस पिता का गुण जो है आप में आया। तो कितनी पीढ़ी हो गई यहाँ पे, अनुमानतः ये कितनी पीढ़ी हो गई, तो आपके साथ अनुमानतः एक पीढ़ी यह हो गई, दूसरी पीढ़ी यह हो गई, तीसरी पीढ़ी यह हो गई, ठीक है, और चौथी पीढ़ी आप है। अब आपकी शादी कराई जाएगी तो आपके गुण किस में जाएगा, आपके बच्चे में जाएगा। तो अभी इसको हम डिस्टेंट रखते हैं, चौथे पीढ़ी नहीं, पांचवी पीढ़ी आप जब शादी करिएगा उसके बाद ये पांचवी पीढ़ी आप में जुड़ेगी, ठीक है। तो 4 पीढ़ी जो है यह आपके साथ आया, उसे हम क्या कहते हैं, प्रैतिक गुण कहते हैं, ठीक है। प्रैतिक गुण मतलब समझ लिए कि आपके दादाजी के भी पिताजी होंगे, परदादा होंगे, हमारे परदादा के बाद दादा होंगे, दादा के बाद आपके पिताजी आएंगे, पिताजी के बाद आप होंगे, और आपकी जब शादी होगी तो देखा जाएगा वो आपके 5वीं पीढ़ी के तौर पे आप हो जाइएगा। तो इन सभी के गुण जो है, इनके गुण इनमें आएंगे, इनके गुण किन में आएंगे, दादाजी में आएंगे, और दादाजी के गुण आपके पिताजी में आए होंगे, और पिताजी के गुण आप में आए होंगे, और आपका गुण जो है किस में आएगा, आपके बेटे में आएगा। यह जरूरी है कि बेटा में ही होता है, बेटा और बेटी दोनों में होता है, ठीक है, बेटा और बेटी दोनों में आपका होता है, लड़का या लड़की दोनों में एक गुण जो है विद्यमान रूप से पाए जाते हैं। तो यही होता है हमारा क्या, अनुवांशिकता। तो बिल्कुल आप लोग क्लियर होंगे कि अनुवांशिकता कैसे कहेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। इन गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के युग्मकों के द्वारा होता है, अतः जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से प्रैतिक गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत, यस नो में मुझे जवाब दे देंगे, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। टॉपिक में आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बताने के लिए बैठा हूं, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। यह जो फिगर आप देख रहे हैं ये किसकी है, तो यह फिगर जो है आपकी कोशिका की दिख रही है, किसकी दिख रही है, कोशिका की दिख रही है, और यही जो है यह क्या है, आपका केंद्रक है, और इसी केंद्रक में क्रोमोसोम जो है पाया जाता है आपके, ठीक। बस आगे हम थोड़ा सा अब चलेंगे स्लाइड पे। अब यहाँ जो मैं आपको फिगर दिखाया था डीएनए का, स्टार्टिंग में आपको याद होगा, स्टार्टिंग में आपको मैंने समझाया था, यही फिगर जो है आपका यहाँ सामने शो कर रहा है, एकदम बिल्कुल सामने कर रहा है। यह फिगर जो है किसका है, तो डीएनए का है, किसका फिगर है, डीएनए का है। इस डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, एडिनिन पाया जाता है,
यह जो है पर्पल कलर का दिख रहा है, ये थाइमिन है। हल्का रेड दिख रहा है साइथोसाइड्स है। ब्लू दिख रहा है ग्वानिन है। और फास्फेस्ट कण है। यह डीएनए जो है घिरा होता है किससे, तो फास्फेस्ट कण से जो है घिरा हुआ रहता है। और ग्वालिन और साइटोसाइट्स जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और एडिनिन और थाइमिन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तब डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस डीएनए में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है किसका, क्रोमोसोम का। किसका, एक क्रोमोसोम का फिगर है, आप देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्रोमोसोम का नामांकित चित्र बनाए, तो इस क्रोमोसोम का नामांकित चित्र जो है आप आसानी से बना सकते हैं। डीएनए का नामांकित चित्र बनाए तो डीएनए का भी जो है नामांकित चित्र आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, एकदम आसानी से जो है इसे बना लीजिए और क्रोमोसोम का बना लीजिए। अब हम जानेंगे कि आपने सर क्रोमोसोम बोले जा रहे हैं, क्रोमोसोम का अर्थ तो बताया नहीं हमें। अरे यार, मैं भी भूल गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम देखेंगे। हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो टोटल क्रोमोसोम हमारे लिए कितने होते हैं, 46 होते हैं। कुल क्रोमोसोम की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है, 46। इस चीज को याद रखिएगा, कुल क्रोमोसोम कितनी होती है, 46 होती है। ओके, टोटल क्रोमोसोम कितनी है, 46। अब यहाँ क्रोमोसोम क्या सर मेल में पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि यस। मेरा जवाब आएगा क्या, यस, कि मेल में भी जो है क्रोमोसोम पाया जाता है और आपका फीमेल में भी क्रोमोसोम पाया जाता है। मेल में इसलिए पाया जाता है क्योंकि डीएनए के साथ ये क्रियाएं करता है और फीमेल में भी डीएनए के साथ क्रियाएं होती है। मेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो मेल में क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। और फीमेल में सर कितनी होगी, तो यहाँ भी जो है फीमेल में भी जो है 23 होती है। यानी कि मेल में भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 23 होगी। और फीमेल में भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, तो 23 ही होगी। अब देखेंगे इसे हम सूचित कैसे करते हैं। तो अगर एक्स वाई आपके साथ जुड़ गया तो ये मेल का जो है क्या है, सिंबल है। और एक्स एक्स जिसके साथ जुड़ेगा वह किसके साथ है, फीमेल के साथ है। यानी कि टोटल क्रोमोसोम की संख्या अगर डिवाइड किया जाए, अगर क्रोमोसोम को अगर बांटा जाए, तो आप कैसे लिख सकते हैं, 46 अपॉन ऐसे 23xy, और यहाँ पे लिख सकते हैं 23x और x। तो टोटल कुल कितने, 46। तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और पुरुष में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो 23xy पाए जाते हैं। फीमेल में क्रोमोसोम कितनी पाई जाती है, तो 23xx पाए जाते हैं। अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, क्रोमोसोम को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इसे, हम गुणसूत्र बोलते हैं। क्रोमोसोम की हिंदी में क्या बोलते हैं, हम गुणसूत्र बोलते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है मानव में, तो याद रखिएगा 46। मेल में कितनी होती है, 23। फीमेल में कितने होंगे, 23। मेल को एक्स वाई से सूचित करते हैं, फीमेल को एक्स एक्स से सूचित करते हैं। क्रोमोसोम 46 ऐसे दिखा दीजिएगा और यहाँ 26 दे दीजिएगा। अब लिंग निर्धारण की विधि जो है आपको मैं समझाऊंगा कि लिंग का निर्धारण जो है कैसे होता है। तो लिंग का निर्धारण भी जानना जरूरी है। तो लिंग का निर्धारण जो हम जानेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी हम चलेंगे किस पे, टॉपिक पे, क्योंकि क्रोमोसोम की बात आई थी तो क्रोमोसोम के बाद जो है हम यहाँ ध्यान देंगे। यही आपका जो है क्या है, यह आपका क्या है, तो यह कोशिका है। अरे सर उसमें तो बड़ा अच्छा कोशिका दिखाए थे, अरे ये भी बहुत अच्छा कोशिका है। यह क्रोमोसोम जो है गुजर रहा है, यह क्रोमोसोम क्या हो रहा है, गुजर रहा है यानी जा रहा है क्रोमोसोम। और यहाँ क्या है, यह डीएनए है। क्लियर, कोशिका, क्रोमोसोम और डीएनए, ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये इनके क्या है, प्रतीक गुणों का संचरण है।
यानी कि इनमें विभिन्नताएं जो है कैसे उत्पन्न होती है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से विभिन्नता को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विभिन्नता कहते हैं। क्लियर? कि विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण का मूल स्वरूप विभिन्नता कहलाता है। हम जानते हैं कि जीन, ठीक है, ही सभी जीवों के वंशागत गुणों का निर्धारक है। विभिन्नताएं जीन के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या संचालित होती है। कौन? तो जीन। ठीक है, तो जीन जो है एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल पृथक होते हैं और यही क्रियाएं जो है आपकी क्या होती है और ट्रांसफर होती है दूसरे में। यानी कि हम हैं तो हमारी जो है क्रियाएं किसमें प्रभावित होगी, हमारे बाल बच्चे में। तो यही क्रियाएं जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस जो है होते रहता है, इसलिए जो है इनके गुण को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं, हम आनुवांशिकता कहते हैं। विभिन्नताएं क्लियर हुई। उसके बाद जानेंगे हम विभिन्नताओं के प्रकार। तो विभिन्नताओं के कितने प्रकार होते हैं, तो विभिन्नताओं के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जनिक और दूसरा होता है कायिका। आप लोग जो है लेसन 4 परिवहन में पढ़े हुए थे, लेसन 4 में परिवहन में जो है आपको बताया गया था कि जैनिक तथा कायिका क्या होता है। तो विभिन्नताएं के दो प्रकार होते हैं। तो यहाँ आपने देख लिया कि हम लोग जो है रीड करेंगे क्या, तो विभिन्नता के दो प्रकार, एक जैनिक तथा दूसरा कायिक। ठीक है, उसके बाद जो हम देखेंगे यहाँ पे कि जैनिक विभिन्नताएं क्या होती है। जैनिक विभिन्नताएं जो हम किसे कहेंगे, तो ऐसी विभिन्नताएं जनक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, ओके, या जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण जो है वो होता है। और ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है, जिसे हम कहते हैं जैनिक विभिन्नताएं। यानी कि सभी गुण जो है आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि माता पिता के सभी गुण जो है आपके अंदर प्रवेश करते हैं और उसमें होने वाले कोशिका में परिवर्तन के फलस्वरूप से यह होता है। तो यह आनुवांशिकता विभिन्नता भी कहलाती है। ऐसी विभिन्नताओं में कुछ जन्म से प्रकट हो जाती है, जैसे आंख एवं बालों का रंग, तथा कुछ विभिन्नताएं बाद में प्रकट होती है, जैसे शारीरिक गठन, शरीर की लंबाई। देखिए आंख का कलर जो है आप लोग बहुत देखे होंगे, बहुत कलर जो है आंख का कलर जो होता है ये विभिन्नताएं के अंतर्गत होता है। अगर हमारे माता पिता का आंख का कलर जो है ब्लैक कलर का है, अगर हमारा कलर नीला आंख का हो गया तो यह किसके अंतर्गत आएगा, तो विभिन्नताएं के अंतर्गत आएगा। आपके पिताजी के बाल बहुत ज्यादा था और आपके माताजी का भी बाल बहुत ज्यादा है, लेकिन बट इनकेस कुछ प्रॉब्लम हुआ कि आपके बाल जो है कम निकले, तो यह किसके अंतर्गत होगा, तो यह जो है किसके अंतर्गत हो जाएगा, विभिन्नताएं के अंतर्गत होगा। शारीरिक गठन क्या होता है कि आपके पिताजी अगर 7 फुट के हैं, आगे माताश्री 5 फुट की है और इनकेस आपकी हाइट 3 फीट की हो गई, तो यह क्या हुआ, विभिन्नताएं के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यह सभी जो है जैसे कि यह क्रियाएं हो गई। अब शारीरिक गठन क्या होता है, शरीर का गठन, यानी कि शरीर जिस रूप में है, किसी हम देखे होंगे बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, कोई बहुत पतला होता है और कोई थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये शरीर का बनावट जो है विभिन्नताएं के अंतर्गत जो है यह आता है। तो विभिन्नताएं जो है आपने समझ लिया होगा, विभिन्नताएं किसे कहते हैं, जैनिक विभिन्नताएं, यानी कि जनन की क्रियाओं की विभिन्नताएं, जनक के साथ होने वाली जो भी परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैनिक विभिन्नताएं बोलते हैं। तो जैनिक विभिन्नताएं के अंतर्गत जो है यही होता है आपकी कोशिका, क्या होता है, कोशिका, गुणसूत्र और तीसरा जो है हमारा डीएनए।
ये तीनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए होते हैं और इसी गुण को हम क्या कहेंगे, जायनिक कहेंगे। अब देखेंगे कायिक विभिन्नताएं क्या होती है। कायिक विभिन्नताएं जो होती है ये आपके जीव विकास के अंतर्गत नहीं आता है, जीव विकास के अंतर्गत नहीं होता है। जीव विकास के कायिक विभिन्नताएं जो होती है क्या होती है, जीव विकास के अंतर्गत नहीं होता है। किसके विकास के अंदर, जीव विकास के अंतर्गत नहीं आता है। क्योंकि जीव विकास के अंतर्गत इसलिए नहीं आता है क्योंकि यह जन्म के बाद जो है उत्पन्न होता है। अगर जन्म से जो है आपके अंदर यह बहुत बड़ा घाव दिखाई दे रहा है तो यह क्या होता, तो यह जो होता है जायनिक होता है। क्या था हमारे पास, जनिक विभिन्नता होता। क्या होता, जनिक विभिन्नता होता, जनिक विभिन्नता होता, यह विभिन्नता जनिक विभिन्नता होता, ठीक है। लेकिन यह जो है जनिक विभिन्नताएं कब हुई है, तो ये जन्म के बाद यह घाव आपके अंदर हुआ है। तो जन्म के बाद जो कुछ आपके शरीर में दिक्कत हो रही है वो सभी होती है क्या, कायिक विभिन्नता के अंतर्गत। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जायनिक विभिन्नता क्या होती है कि जन्म के पूर्व क्या होगी, जायनिक विभिन्नताएं होती है, और जन्म के बाद क्या होता है आपका, कायिक विभिन्नता होती है। क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कायिक किसे कहेंगे, तो कायिक जन्म के बाद होता है। कायिक जन्म के बाद आपके शरीर में जो भी परिवर्तन हो वह किसके अंतर्गत आएगा, तो जन्म के बाद जो भी परिवर्तन होता है वह कायिक के अंतर्गत आता है, कायिक विभिन्नता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है, कायिक विभिन्नता के अंतर आएगा। और जन्म के पहले आपके शरीर में जो भी परिवर्तन होता है, शरीर में जो भी आपके क्या होता है, परिवर्तन होता है, वह किसके अंतर्गत आएगा, तो जायनिक के अंतर्गत आएगा। ओके, जायनिक विभिन्नता के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जायनिक विभिन्नता के अंतर्गत आएगा। इस चीज को याद रखिएगा तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। तो आनुवंशिकता को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन इसके दो भाग होते हैं, तो एक जायनिक विभिन्नता होती है और दूसरी कायिक विभिन्नता होती है। तो कायिक विभिन्नता हो गया कि यह जीव विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो जीव विकास के अंतर्गत कैसे नहीं आएगा कि ऐसी विभिन्नताएं कई कारणों से हो सकती है, जैसे जलवायु एवं वातावरण का क्या होगा प्रभाव, भोजन के प्रकार, ठीक है, अनुपस्थिति जीवों के साथ परस्पर व्यवहार इत्यादि। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है, ऐसी विभिन्नताएं उपार्जित होती है, इसलिए इसे जीव विकास के महत्व नहीं होता है। इसलिए इसे जीव विकास के अंतर्गत नहीं होता है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ये तो जन्म से पहले नहीं हुआ है, जन्म के बाद हुआ है। तो जलवायु जो है आपका संपर्क कब करेगा, तो जन्म के बाद करेगा। वातावरण से कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोरोना आया, तो ये जन्मजात आपका कोरोना तो नहीं हुआ है, कोरोना वातावरण के अनुरूप आया है, ठीक है। भोजन के प्रकार, अगर आप अच्छे से भोजन को सेवन नहीं करते हैं तो आप कुपोषण का शिकार हो जाइएगा। ये तो जब आप गर्भ में रहिएगा तो आपकी माँ जो खाती है उससे आपको पोषण मिलता है, लेकिन भोजन जो है जन्म के बाद जब आप ग्रहण करते हैं तो अच्छे से संतुलित भोजन को ग्रहण नहीं करिएगा तो आप कुपोषण का शिकार हो जाइएगा। बहुत सारे ऐसे दिक्कतें होती है, रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपको बोला कि भाई पैर काट दो, तो ये जन्म के पहले आप लंगड़ा थोड़ी ना थे, ये जन्म के बाद आप लंगड़ा बने। तो यही चीज होता है क्या, कायिक विभिन्नता के अंतर्गत जो है यह आता है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग थोड़ा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया आपके सामने यहाँ पे कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन सुनेंगे, मेंडल ने किया, ऑप्शन सी डार्विन ने, ऑप्शन सी जोहेंस ने, ऑप्शन डी लेमार्क ने। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है, आप जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, सॉरी कमेंट फास्ट आंसर शेयर करेंगे, क्या आपका आंसर होने वाला है। चलिए फटाफट आंसर को शेयर करें कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया।
आंसर हो जाएगा हमारा डार्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल ही क्या होगा, सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे रुक करेंगे। क्या है हमारे सामने कि नर युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या होती है। नर युग्मक के में गुणसूत्रों की संख्या होती है। सिर्फ नर की बात की गई है, क्या 22 होते हैं या 23 होते हैं या 24 होते हैं या 11 होते हैं। तो नर युग्मक की संख्या जो है कितनी होगी, आप जो है मुझे आंसर को शेयर करेंगे जल्दी फटाफट। जितने जल्दी आंसर को देंगे हम आगे की और प्रोसेस को बढ़ाएंगे, फास्ट करेंगे काम आप कि नर युग्मक की गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 होता है। तो गुणसूत्र नर युग्म में ठीक है कितने होते हैं, 23 हो जाएंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और पे ध्यान देंगे। यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन सामने है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई। तो न्यूक्लियस शब्द जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो आप मुझे आंसर देंगे क्या होगा। यहाँ रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था या रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है, या आपके पास यहाँ दे प्लाट ने दिया था या विचर्ड ने दिया था। तो न्यूक्लियस शब्द जो है किसने दिया था, आंसर जो है आप शेयर करें। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे मुझे आप, आंसर क्या होगा आपका, चलिए दीजिए आंसर जी जल्दी से। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर जो है आपका सही आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, और आंसर को शेयर करेंगे जल्दी जल्दी। क्या आएगा कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल ही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है कि मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या जो है कितनी होती है, तो आपके सामने जो है आंसर होगा 48 या 42 या 46 या 40। तो मानव में गुणसूत्र के क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होती है, कहीं गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्र, क्रोमोसोम बोलिए या गुणसूत्र बोलिए, तो गुणसूत्र की संख्या जो है कितनी होती है। आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे, फास्ट आंसर करेंगे आप मुझे, फास्ट आंसर देंगे मुझे आप कि क्या होने वाला है आपका आंसर। चलिए छोटे बड़े सभी का लोग जो है आंसर मुझे दे सकते हैं कि आंसर जो है आपका क्या होगा कि मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, दम नाइस, कि मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। चलिए बहुत सुंदर आंसर जो है आपका आ रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा 46, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यह क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल बढ़िया है कि जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां हैं। ओके, तो जनक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी दिया गया है 2, ऑप्शन सी दिया गया है 3, ऑप्शन डी दिया गया है 4। तो जनक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिक्रियाएं जो है होती है, आपको जो है आंसर देना है कि क्या होगा आंसर। ठीक है, चलेंगे फास्ट आंसर करेंगे आप मुझे कि आपका आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, आंसर को शेयर करेंगे आप मुझे, बहुत बढ़िया। एमसीक्यू जो है आपके टोटल ये क्या है, बोर्ड मॉडल है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आपको अच्छे से आंसर देना है कि जनक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिक्रियाएं हैं। आंसर जो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 प्रतिक्रियाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन संख्या 6 पे चलेंगे। इसका आंसर जो है आप मुझे शेयर करिएगा क्या होगा आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है कि जब नर युग्मक 23 गुणसूत्र के साथ 23 गुणसूत्र वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उसका उत्पन्न युग्मक की गुणसूत्र की संख्या जो है कितनी होगी। यानी कि नर, यानी कि आप जानते होंगे कि मेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23, फीमेल में जो है कितने पाए जाते हैं, तो 23,
ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होगी, यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो आराम से इसका आंसर शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। चलिए, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा हमारा कितना, 46। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मानव के लिए लिंग गुणसूत्र कौन है। मानव के लिए निम्नलिखित में गुणसूत्र कौन है, एक्स वाई या एक्स एक्स, ऑप्शन सी ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानव के लिए लिंग गुणसूत्र इनमें कौन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप आंसर जो है दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो आप सभी लोग जानते हो कि पुरुष के लिए जो है मानव, तो पुरुष ही मानव में ही आएगा, और स्त्री भी जो है आपका मानव में ही आएगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि पुरुष के लिए जो है 23 होता है गुणसूत्र की संख्या, इसमें कितने होते हैं, 23 होते हैं। दोनों को जब आप आपस में जोड़िएगा तो यह टोटल कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। लेकिन मेल के लिए हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सिंबल दिया गया है और फीमेल के लिए क्या सिंबल दिया गया है। आप मुझे आंसर जो है आप मुझे शेयर कर सकते हैं, क्या सिंबल देकर आप शेयर कर सकते हैं आंसर। क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो मेल में क्रोमोसोम की संख्या 23 और यहाँ पे 23। इसे सिंबल किससे सूचित करते हैं, इंकित करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्स वाई, और फीमेल में बोलते हैं एक्स और एक्स। और यह दोनों तो क्या है, ह्यूमन ही है ना, दोनों तो मानव ही है। यहाँ दिया है एक्स वाई और एक्स एक्स, यानी कि ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों। तो मेरा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी ही ना बनेगा। आप कैसे ए पे क्लिक कर रहे हो, बिल्कुल गलत आंसर है आपका। तो यहाँ क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से कि अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित है तो उस व्यक्ति की लिंग क्या होगा, स्त्री का होगा या पुरुष का होगा, या ए बी दोनों का होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है। एक्स वाई क्रोमोसोम अगर उपस्थित होगा तो यह एक्स वाई जो है किसका होता है, मेल का होता है, और एक्स एक्स किसका होता है, तो यह जो है फीमेल का होता है। अब किसी गुण के साथ एक्स वाई उपस्थित होगा तो आने वाली संतान जो है क्या होगी, आप मुझे आंसर को शेयर करेंगे। अरे किसी के साथ अगर मेल के क्रोमोसोम काम कर रहा है तो मेल जब उसके साथ क्रोमोसोम आया है तो यह मेल ही होगा ना भाई, इसका आंसर क्या होगा, मेल होगा। चलिए, सभी को मेरे ओर से क्या, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।